औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हमारी रैपिड रिवीजन का टॉपिक है वो है एब्डोमिनल ऑर्टा एंड ब्रांचेस। हमने हिस्ट्री तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। इसमें मैं आपको जो है वो एनाटॉमी तो पढ़ाऊंगा लेकिन विद क्लिनिकल कोरिलेशंस के साथ, बिकॉज मेरी गैस्ट्रो की रोटेशन है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें या बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो हम देखते हैं कि जो पेशेंट है वो किस पेन के साथ जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो इस लेक्चर्स में हम थोड़ा बहुत डिटेल के अंदर जाएंगे, लेकिन जिस तरह पैथोलॉजिकली कोई चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम सिर्फ पता होता है कि यार ये चीज़ ऐसे हो रही है, वो एक रीज़न ही होती है, पैथोलॉजी एक रीज़न ही होती है, तो उसमें टाइम कम होता है, हम रैपिड विजन कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हम एनाटॉमी के अंदर हमें थोड़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है। पहले वो कहता है कि आर्टरी सप्लाइंग जेआईटी स्ट्रक्चर्स आर सिंगल एंड ब्रांच एंटीरियरली, यानी कि जेआईटी ट्रैक्ट की जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं, अनपेयर्ड होती हैं, यानी कि सिंगल होती हैं, ठीक है। और वो अराइज कहाँ से कर रहे होते हैं, ब्रांच एंटीरियरली, यानी कि एंटीरियर का मतलब होता है फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, मतलब फ्रंट से। क्यों? अब इसके अंदर जो आपकी एग्जांपल होती हैं कि आपके एंटीरियरली कौन सी होती हैं, सीलिक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंटिक आर्टरी। फिर आपको उसका पता भी है सीलिक ट्रंक जो है वो किस गट को कर रही होती है, सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी किस गट को कर रही होती है और इन्फीरियर मेसेंटिक आर्टरी किस गट को कर रही होती है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो सिंगल है कि जेट स्ट्रक्चर्स क्यों होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि एम्ब्रियोलॉजी, अगर आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि आपका जो प्राइमेटिव जो गट है आपका ये जो डेवलप होता है ये मिड लाइन से होता है, ये मिड लाइन डेवलप होता है। तो जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी मिड लाइन से होती है। तो जो वेसल्स होते हैं वो अनपेयर्ड रहते हैं, ठीक है, वो पेयर्ड नहीं होते, ठीक है। इसके अल्टरनेटिव अगर आर्टरी जो नॉन जेआईटी स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी पेयर्ड होती हैं, इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हमारी जो जेआईटी ट्रैक्ट की जो क्लिनिकल रेलिवेंस है वो ये है कि जब अगर फॉर एग्जांपल इसका नुकसान ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक आर्टरी यानी कि आपका एंटीरियर ऑर्टा अगर वो थ्रोम्बोज्ड हो जाए, फॉर एग्जांपल आपका जो एंटीरियर ऑर्टा है वो थ्रोम्बोज्ड हो जाए, थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो जाए उसके अंदर, अब उसके अंदर क्या होता है कि जो लार्ज सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन है वो इस्कीमिक हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ, आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, और वो कहता है कि जो मुझे सवियर एब्डोमिनल पेन है, सवियर एब्डोमिनल पेन। इसके अंदर एक बहुत ही एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सा वो देता है या क्लू कह लें, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि मुझे इतना पेन है कि वो बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है। और लेटरली उसको क्या हो जाता है, ब्लडी डायरिया। मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ क्यों। देखें, या ये पेशेंट आपके पास ऐसे प्रेजेंट होगा कि उसका उस टाइम पे ब्लडी डायरिया हो रहा होगा, लेकिन अगर आप उसके पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे तो वो कहेगा मुझे इतना शदीद पेन हुआ था, इतना शदीद पेन हुआ था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए, मैं बताता हूँ ये किस में होता है कि जब भी आपकी सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी ब्लॉक होती है तो उसके अंदर ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती है ना वो हाईली मेटाबॉलिक होती हैं। क्या होती हैं? हाईली मेटाबॉलिक होती हैं। उनको ऑक्सीजन की जो इनकी डिमांड होती है, ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाए या कहीं ना कहीं थ्रोम्बोसिस वगैरह हो जाए तो उसकी वजह से, अगर इस्कीमिया हो जाए तो उसकी वजह से आपकी म्यूकोजल नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। और जब म्यूकोजल नेक्रोसिस होती है तो उसकी वजह से पेशेंट क्या प्रेजेंट करता है, ब्लडी डायरिया या ब्लीडिंग की वजह से। तो आपने एक यूएस से मिली या एनआर हुक एक याद रखना है, वो है आपका आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कि पेन इतना ज़्यादा होता है। और ये हम किस में देखते हैं, एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया के अंदर हम देखते हैं। नेक्स्ट वो कहता है आर्टरीज जो सप्लाई कर होती है नॉन जेआईटी स्ट्रक्चर को वो पेयर्ड होती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं नॉन जेआई ऑर्गन्स, यानी कि किडनी। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो किडनी है या एड्रीनल हैं, ये जितनी भी हैं, एड्रीनल्स हैं, किडनी है, गुनैड्स है, ये बॉडी वॉल्स हैं, इनकी आर्टरीज क्यों मतलब पेयर्ड होती हैं, क्योंकि ये बायलेटरल स्ट्रक्चर्स होते हैं। किडनी दो हैं, जो गुनैड्स हैं वो दो हैं, तो ये इनकी जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं। अब ये कहाँ से कर रही होती हैं, ये फ्रॉम लेटरल या आपका पोस्टीरियरली जो सा होता है वो आ रही होती हैं, ठीक है ना, कम फ्रॉम लेटरल और बैक या पोस्टीरियर ऑफ द ऑर्टा, ठीक है। यानी कि आपकी रीनल आर्टरीज हैं, गोनेडल आर्टरीज हैं या लंबर आर्टरीज हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इसी का एक, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया और पेशेंट आपको ये आके कहता है कि मुझे सवेयर जो है ना वो आप सुनते हैं तो उसको क्या हो रहा होता है, एब्डोमिनल ब्रोएट। यहाँ पे एक स्पेसिफिक लफ्ज़ ये है, विद सवेयर हाइपरटेंशन, विद सवेयर हाइपरटेंशन, यानी कि एक फीमेल आपके पास आई है विच इज़ द पेशेंट ऑफ फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया और उसको हाइपरटेंशन हो रही है और हमने सुना है तो उसको एब्डोमिनल ब्रोएट भी है। क्लिनिकली अगर हम कोरिलेशन की बात की जाए तो हमारी जब रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस होती है, रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस होती है तो उसके अंदर हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपरटेंशन होता है प्लस आपका रीनन जोन्स है वो ज़्यादा हो जाता है और इसके साथ आपको सेकेंडरी हाइपर
एल्डोस्टेरोनिज्म देखने को मिलता है। क्यों? जबकि जब भी आपकी जो रीनल आर्टरी है वो ब्लॉक होती है या नैरो होती है, तो हमारा जो किडनी होता है वो डिटेक्ट करता है कि यार कहीं ना कहीं शायद ना बीपी कम हो रहा है, ब्लड कम आ रहा है, ब्लड प्रेशर आपका जो है वो कम हो रहा है। तो वो क्या कर देता है, रीनल को रिलीज। जब रीनल रिलीज होता है तो उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, हाइपरटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जो पेयर स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर आपको इस किस्म की जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन और क्लिनिकल कोरिलेशन देखने को मिलती है। टू एरियाज ऑफ कोलोन हैव डुअल ब्लड सप्लाई फ्रॉम डिस्टल आर्टरीज और वाटरशेड एरियाज। वाटरशेड एरियाज बेसिकली क्या होते हैं कि दो ऐसे बॉर्डर्स, यानी कि ये पाकिस्तान का बॉर्डर है और यहाँ इंडिया का। अब ये जो एरिया है कि पाकिस्तान की हदूद यहाँ से ख़त्म हो रही हैं और इंडिया की यहाँ से हदूद स्टार्ट हो रही हैं, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे दो हदूद यहाँ पे है, एक हदूद ख़त्म हो रही है और दूसरी स्टार्ट हो रही है, तो वो ये एरिया होता है। ये यहाँ देखिए कि ये रेड एरिया जो है वो ख़त्म हो रहा है और ऑरेंज एरिया स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला जो सा पॉइंट है इसको कहते हैं वाटरशेड एरिया, सिंपल। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई कम हो रही होती है, इसके जो कनेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अब ये दो एरियाज होते हैं, एक स्प्लीनिक फ्रैक्चर और इरेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन। स्प्लीनिक फ्रैक्चर को सुपीरियर और इन्फीरियर मेसेंटिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर, ठीक है, ये सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी और ये इन्फीरियर मेसेंटिक आर्टरी, ठीक है। और इन्फीरियर मेसेंटिक आर्टरी जो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जो सी होती है वो आपको किसको सप्लाई कर रही होती है, रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वो कहता है इकोनॉमिक इस्कीमिया हाइपोटेंसिव स्टेज या थ्रोम्बोएम्बोलिया। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास कोई लो ब्लड प्रेशर हुआ, शॉक हुआ, डिहाइड्रेशन हुई, क्लॉट फॉर्मेशन हुई किसी भी जगह पे, या कोई आर्टरी ब्लॉक होगी या कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक हो गया, तो उसकी वजह से आपका जो सा इस्कीमिया होता है। और पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट करता है वाटरशेड एरिया का, जब भी आपके पास वाटरशेड एरिया का मतलब कि इस एरियाज़ के अंदर कहीं ना कहीं इस्कीमिया वगैरह हुआ है, और इसके बाद पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, सडन लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है। जब भी आपके पास सडन लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन का एक होता है स्लोली, ये ग्रेजुअली, एक होता है सडन। तो यहाँ पे इस तरीके से क्योंकि एक्सकीमिया हो रहा है तो ऑलरेडी आपको ब्लडी डायरिया होने के चांसेस है। और जब ये पेशेंट आपके प्रेजेंट होगा ना लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन विद ब्लडी डायरिया, आप उससे दो हिस्ट्रीज लेंगे। आपको कभी ब्लड प्रेशर का मसला रहा है या आपको कोई दिल की बीमारी रही है, ये दो। जब भी आप प्री ऑप कर रहे होते हैं, मैक्सिमम जब हमारे गैस्ट्रो के प्री ऑप चल रहे होते हैं तो हम चार चीज़ें पूछते हैं। आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आपको डायबिटीज़ का मसला रहा है, आपकी दिल की या कोई दवाई वगैरह तो नहीं खा रही, या आपको दमे का मसला तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बड़ी हेल्प आउट करती हैं पेशेंट को आपके उसके डायग्नोज तक पहुंचने में, ठीक है। तो इस वजह से जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा इस्कीमिया का इन वाटरशेड एरियाज, तो वो इस तरीके से करेगा कि वो हाइपोटेंसिव होगा या हार्ट डिजीज होगा, ठीक है। और उसकी वजह से आपको लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन या ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा। मोस्टली जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट डिजीज़ के होते हैं, उसके अंदर कार्डियक सर्जरी के बाद आपके पास जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो वो एब्डोमिनल पेन के साथ अगर प्रेजेंट करे या हेमाटोकीजिया के साथ, तो उसके अंदर मोस्टली जो आपने सोचा है वो वाटरशेड इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है। और ये दरमियान किसके होता है, सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंटिक आर्टरी। रेक्टो सिग्मॉइड होता है इन्फीरियर मेसेंटिक आर्टरी और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो इसके अंदर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन कौन सी मोस्ट कॉमन इस्कीमिक साइट होती हैं, डिस्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंटिक आर्टरी, और जहाँ पे हमारी क्या होती हैं एनास्टोमोसिस कौन सी होती हैं, वीक होती हैं, ठीक है। और पेशेंट इस तरीके से आपके पास प्रेजेंट करता है कि कोई ब्लॉक बना है या स्क्लेरोसिस वगैरह हुई, ठीक है ना, उस वजह से। और लेफ्ट साइड जो है वो आपका लोअर एब्डोमिनल पेन हुआ, ब्लडी डायरिया हुआ, या टेंडरनेस आपको फील होना स्टार्ट होगी, ठीक है। रेक्टोसिग्मॉइड की बात की जाए तो उसके अंदर इन्फीरियर मेसेंटिक आर्टरी होती है, जिसको हम आई थिंक सुडेक्स पॉइंट भी कहते हैं, शायद सुडेक्स, मुझे याद नहीं है, लेकिन सुडेक्स पॉइंट जो है वो इसको कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो है ना इसके अंदर वेसल जो है तो वो टर्मिनल होती है, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग उसका कोलेट्रल नहीं होता। तो इसकी वजह से जब आपका पेशेंट प्रेजेंट करता है उसके अंदर रेक्टल पेन होती है, ठीक है। तो रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन है तो रेक्टल पेन होगी उसके अंदर, ब्लड स्टूल्स हो गया, ठीक है। और इसके अंदर भी अगर कहीं ना कहीं अगर आपका ये एरिया जो है वो कर रहा है कहीं ना कहीं, तो इसके अंदर कंप्रोमाइज हो जाता है आपका इन्फीरियर मेसेंटिक आर्टरी सर्जरी के दरमियान। तो इसलिए हमारे रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन, आपको न्यूरो के अंदर ना मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है वाटरशेड जोन, वाटरशेड जोन्स एरिया फ्रॉम एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी टू मिडल सेरिब्रल आर्टरी टू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि जब भी हमारे ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है तो कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। वो जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है कि उसको जो है ना वो लेफ्ट साइड जो है वो पैरालिसिस वगैरह हो गया, तो उन्हीं चीज़ों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम नेट क्रैकर जो है वो सिंड्रोम पढ़ेंगे।